नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के प्रॉब्लम का डिस्कशन देखेंगे। मैथमेटिक्स का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये बिहार बोर्ड के का प्रॉब्लम है। और पिछले वीडियो तक में हम 1 से लेके 40 तक यानी कि 31 से लेके 40 तक देखे थे। आज वाले वीडियो में हम लोग 41 से 50 तक देखेंगे। ठीक है, तो चल शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो ये दोनों दिया हुआ है, ए बी प्रोबेबिलिटी दोनों का, तो हमको इंटरसेक्शन पूछ रहा है। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हमको पता है कि अगर दो इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है तो उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये इसके डिफिनीशन में भी है। वैसे ये कहाँ से डिराइव होता है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग जब सीखते हैं तो वहाँ पे डिराइव होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए यानी कि ए के घटने की प्रायिकता गिवन दैट कि बी पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। तो जब हमको जैसे दो प्रोबेबिलिटी, अगर दो ए और बी दो इवेंट है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, किसी एक्सपेरिमेंट का, और उसमें अगर हमको उसमें अगर हमको ये देखना हो कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो हम लोग इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे होता है वो होता है, तो पी बी। अब अगर ये एक दूसरे पे अगर डिपेंडेंट नहीं होगा तो ये डायरेक्टली ये पी ए के बराबर हो जाएगा, और इसी से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होता है। हम लोग इसके ज़्यादा निटिग्रिटी मतलब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जहाँ थियोरेटिकल थ्योरी डिस्कस करा जाएगा उसमें हम एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपली हमारा हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए हमारा है 0.3 इंटू 0.4 जो कि हो जाएगा 0.12। तो हमारा आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें एडजॉइंट निकालने के लिए कह रहा है। चूंकि वैसे तो एडजॉइंट सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप अगर जैसे ए बी सी डी है तो आप क्या कीजिए, इस दोनों को इंटरचेंज कीजिए और इस वाले में माइनस लगा दीजिए। तो कैसे होता है वो देख लीजिए। अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे डी ए माइनस बी और माइनस सी। ये अगर ए मैट्रिक्स है तो ए डी जे ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और ये कैसे होता है, तो इसके पीछे कुछ कंसेप्ट्स है। इसमें एक दो टर्म हम डिफाइन कर देते हैं, एक होता है माइनर, एक होता है कोफैक्टर। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का कोफैक्टर को हम डायरेक्टली लिख देंगे। अभी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रीफली कर लेते हैं। तो अगर हम जैसे ए मैट्रिक्स अगर हमारा लिखा हुआ है 1 2 3 4, अगर इस चीज़ को देखें तो हम डायरेक्टली यहाँ से एडजॉइंट को हम लिख सकते हैं, लेकिन हम वहाँ से डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। एडजॉइंट को हम डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 4 1 और 2 में माइनस लगा देंगे, 3 में माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर पता चल गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर टाइम दें तो कोफैक्टर अगर हम निकालना चाहें हर एक एलिमेंट का, तो कोफैक्टर ऑफ अगर हम 1, ये पहले एलिमेंट का, इसका अगर पोजीशन देखें तो ये पोजीशन कहां पे है, 1 क्रॉस 1 पे है। 1 क्रॉस 1 कहना गलत होगा, ये 1 1 पे है, इसको 1,1 कह दे, यानी कि फर्स्ट पे पोजीशन पे है। तो इसका तरीका होता है -1 का पावर जिस पोजीशन पे है उसका सब्सक्रिप्ट का सम 1 + 1, और इसको रो कॉलम को ब्लॉक करने के बाद अगर कोई बचता है उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। चूंकि 1/1 मैट्रिक्स है तो इस रो कॉलम को जब ब्लॉक करेंगे तो सिर्फ एक टर्म बचेगा, तो हमको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम कोफैक्टर अगर चारों टर्म का निकालेंगे तो हम देख लेते हैं। इसको अगर हम फिर से वापस हटा दें तो अगर हम 2 का निकालते हैं तो 2 का पोजीशन कहां पे है, 1
2 पे है, तो -1 का पावर -1 1 + 2, और इसके साथ इसको अगर ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3, यानी कि यहाँ पे आ गया -3। इसी तरीके से जब हम 3 का करेंगे तो 3 का पोजीशन कहाँ पे है, 2 1 पे है, तो -1 का पावर 2 + 1, और 3 को अगर 3 वाले रो कॉलम को अगर ब्लॉक करेंगे तो हमको सिर्फ बचेगा 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, तो ये हो जाएगा -2। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 4 बचता है। 4 कहाँ पे है, 2, 2 पे है, हम -1 का पावर 2 + 2, और यहाँ पे अगर 4 वाले कॉलम रो कॉलम को अगर ब्लॉक करेंगे, यानी ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 डालेंगे, तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी कि जब भी इवन होगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये 4 को ब्लॉक करने से 1 हमारा है बचता है, तो 1 आएगा। इसी चीज को हम जब मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ADJ A = एलिमेंट वाइज लिख देते हैं। जो 1 का है वहां पे रख देंगे 1, तो 1 का 4, 2 के जगह पे -3, यहां पे 3 के जगह पे -2, एक सेकेंड, 2 के जगह पे -3, ठीक तो है, 2 के जगह पे -3, हाँ सॉरी, इसको डायरेक्ट एडजॉइंट नहीं लिखेंगे, इसको हम एक कोई मैट्रिक्स बी बनाते हैं, इसमें एक चीज है, इसीलिए गलती आ रहा था, -2 और इसको लिखेंगे 1। अब जो हमारा एडजॉइंट होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ A = B का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो कॉलम को चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से चेंज करते हैं। तो एडजॉइंट का डिफिनीशन होता है कि कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसका जो ट्रांसपोज होता है वही हमारा एडजॉइंट होता है। सेकेंड ऑर्डर में चूंकि हम डायरेक्ट कर सकते थे तो हमारा डायरेक्ट आंसर इसका आ गया, लेकिन हायर ऑर्डर का जब होगा तो हमको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो 4 यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, और इस तरह से हमारा आंसर ए बन गया। तो हमको पहले भी पता चल गया था कि ए आंसर है। अगर हम सिर्फ 2/2 का करना हो तो हम डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अंडरलाइंग कंसेप्ट की बात करें तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो इसको हम लोग L, M और N से डिनोट करते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है L² + M² + N² = 1। यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 16/77 + 25/77 + x² / 1। सारे का डिनोमिनेटर 77 है तो एलसीएम हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 16 + 25 + x² = 1, ये हो जाएगा x² प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा, क्योंकि 25 40 तो 41, इधर हो जाएगा 77। x इम्प्लाइज का सिंबल नहीं छोड़ना है, x² = 77 - 41 यानी कि 6 और 3, तो ये तो एकदम सिंपल x² = ये, यानी कि x = 6। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस लिख सकते हैं l, लेकिन हमको x का वैल्यू चाहिए तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो यहाँ पे x = 6 हमारा आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो ए हो गया, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम दिखने में डरावना लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 का पावर 25 अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, उसी तरीके से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अगर आई मैट्रिक्स होता है, इसका पावर कितना भी होगा तो अल्टीमेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, अगर वो m×n ऑर्डर का है तो ये रिजल्ट भी जो होगा वो m×n ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 0 0 1, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में I2 भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफिनीशन ही होता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और इसमें जो एलिमेंट होता है वो सब 1 0 ऐसे करके होता है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कि एक रो में एक ही हमारा 1 होगा, बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा, अगर अगला एलिमेंट होगा तो 1 0 1 ऐसे करके होगा, ठीक है। तो इसमें जब भी हम इसका पावर निकालेंगे, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका पावर 25 जो होगा वो ए ही आएगा,
जो कि I2 है, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1001। तो हमारा आंसर जो है ए ही आ जाएगा, सिंपली ए आ जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जो इस क्लास में नहीं होगा, +2 में नहीं होगा, हायर क्लासेस में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आप ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी नहीं होगा, और उस केस में आपको ए का पावर हायर ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और तब जो है हम लोग इसको बोलते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। हम मैट्रिक्स को स्प्लिट करते हैं, पार्टीशन निकालते हैं मैट्रिक्स का, और पार्टीशन निकाल के आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का यूज करके हम पार्टीशन करते हैं, और उसके बाद उसका हायर पावर निकालते हैं, और उसमें कैलकुलेशन काफ़ी होता है, और उसमें फिर हमारा उससे रिजल्ट आता है, और उसमें हम पावर जो होता है वो सेम नहीं आता, मतलब पावर हायर होने के बाद रिजल्ट सेम नहीं आता है, रिजल्ट वेरी कर जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे आगे वाले क्लास में। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में ये बेसिकली बूलियन अलजेब्रा का प्रॉब्लम है, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि a+b हमेशा सीखते हैं, और a+b इज इक्वल टू, जो अगर हमारा a नंबर है तो अगर उस नंबर को सिंपली ऐड कर देंगे। लेकिन ये जो प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, चाहे और भी परसेंटेज है, जो भी हमारा सिंबल है, ये सारा एक ऑपरेशन होता है। तो ये ऑपरेशन जो बूलियन अलजेब्रा है उसी को जनरलाइज करता है एक तरह से। ये बूलियन अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ही का ही एक पार्ट होता है, और जिसमें हम जनरल, जैसे हम लोग सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, हम लोग जनरल चीज़ सीखते हैं। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन को डिफाइन कर, हम अपने मन से इस ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 3a+b है, यानी कि अगर कुछ भी रहेगा तो उसको इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो इस चीज को यूज करके हमको इसका रिजल्ट निकालना है, और बॉडमास रूल हमको पहले से पता है, तो हम बॉडमास रूल को यूज करेंगे और उससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये चाहिए। तो सबसे पहले 2 और ऑपरेशन 3 का रिजल्ट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 2 ऑपरेशन 3 अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 3। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम इसी फॉर्मूले को यूज करें हैं। यहाँ पे देखिए, a के जगह पे 2 है, b के जगह पे 3 है, तो 3a यानी 3 × 2 + b के जगह पे 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, यानी 3 दूनी 6 + 3, तो क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हम इसको अगर अगले स्टेप में लिखे तो हम लिखेंगे 9 ऑपरेशन 5, क्योंकि इस टर्म का रिजल्ट हमको 9 आ गया। अब इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 × a + b, इसका कितना हो जाएगा 27 + 5 = 32। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये सिंपल सा चीज है, हमको ध्यान ये रखना है कि बॉडमास रूल को फॉलो करना है, और ऑपरेशन जिस तरीके से डिफाइन करा गया होगा, ये हम इसमें जैसे जब बूलियन अलजेब्रा पढ़ते होंगे तो हम देखे होंगे कि इसमें हर एक ऑपरेशन को हम लोग अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से डिफाइन करा गया, अगर कुछ अलग तरीके से डिफाइन करा जाता तो हमको उसको वैसे ही करते। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, और कैलकुलस थोड़ा सा मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो हम कैलकुलस को थोड़ा सा ज़्यादा एलैबोरेट करने का कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छा भी है। इसमें क्या कहता है, सबसे पहले 2 चीज़ जानने की ज़रूरत है। यहाँ हमारे पास क्या है, a है, यहाँ हमारे पास b है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है। फंक्शन का डिफिनीशन, यहाँ पे 2 चीज़ जो हमको पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ फंक्शन पूछ रहा है। अगर सिर्फ फंक्शन पूछ रहा है तो देखिए, हमको कहा क्या गया है कि a से b में मैपिंग हम कर रहे हैं, तो फंक्शन का डिफिनेशन होता है कि अगर a से b फंक्शन f सच दैट a to b इज अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ a हैज यूनिक इमेज इन b। यूनिक इमेज का मतलब 2 यहाँ पे वर्ड होता है, ईच एलिमेंट और यूनिक। इसका मतलब कि a और b में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो खाली रहना चाहिए, मतलब कि हर एक a और b दोनों का ही मैपिंग होना चाहिए। दूसरा, यूनिक मैपिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि a का अगर इमेज अगर 1 है तो a का इमेज 2 नहीं होगा। तो
तो ये चीज का ध्यान रखना है। इस तरह से हो सकता है, क्योंकि ए का इमेज 1 ही है, बी का इमेज भी 1 है, हो सकता है, लेकिन ए का 2 इमेज नहीं होगा। कहता है ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, यूनिकनेस ए को का मेंटेन करना है, बी का नहीं। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, ये इमेज है। और ये हमारा जो इसको बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, और इसको बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। प्रास और सहप्रास इसका शायद बोला जाता था, अच्छे से हमको याद नहीं है, लेकिन प्रास सहप्रास होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहां पे अगर हम देखें तो सिंपली अगर ए का अगर हम इमेज देखें, इसमें ए का एक बार अगर ए का एक इमेज बन रहा है, एक बार इसमें 3 इमेज बनेगा। सिमिलरली अगर हम जैसे फिक्स कर देते हैं, मान लेते हैं कि बी का इमेज 1 बन गया, अब हम ए का इमेज 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी 3 यहां पे बना। फिर ए का यहां से इमेज हटा के हम इसको यहां ले आए। अब जो है ए का एक इमेज भी हो सकता है, 2 इमेज भी हो सकता है, और 3 इमेज भी हो सकता है। इसका मतलब 3, और फिर बी का इमेज हम एक बार 3 पे ले गए। अब ए का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। तो 3, इससे क्या हुआ, हमको पता चल गया कि यहां टोटल 9 फंक्शन बन सकता है, और जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ईच एलिमेंट, क्योंकि हम ए को हमेशा फिक्स कर ही दिए, अब बी का भी कोई ना कोई इमेज ले रहे हैं। इसमें अगर हमसे यह पूछता कि अगर हम 1-1 फंक्शन बोले, 1-1 फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का इमेज मतलब इमेज भी यूनिक हो। जैसे अभी हम जैसे फंक्शन के लिए बोले कि हमारा ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, 1-1 फंक्शन जो होता है वो इमेज भी यूनिक होता है। कहने का मतलब बी में भी यूनिकनेस का क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमको खुद ही पता चल रहा है कि जिस समय ये तीसरा वाला केस, अगर हम इस केस को ले, इसमें 3 केस में कैसा इमेज बनेगा। अगर हम पेन का कलर चेंज कर ले, जैसे इसमें अगर हम एक इमेज अगर ये बनाए, दूसरा इमेज ये बनाए, मतलब अलग केस में मतलब कि दूसरा अगर हम ऐसे बनाए कि बी का 3 के साथ फिक्स है, और ए जो है ए का 2, ये 1, और तीसरे केस में यहां आ जाए, तो ये जो है 3 जो है वो यूनिक इमेज नहीं रह गया। 3 जो है ए और बी दोनों का इमेज रह गया। 1-1 फंक्शन जब हमको पूछा जाएगा तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसका मतलब 3 में से इसमें से एक डिस्कार्ड हो जाएगा, इसमें में से भी एक डिस्कार्ड का मतलब हट जाएगा, एक को छोड़ना पड़ेगा, इसमें से एक डिस्कार्ड हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 2 + 2 + 2 6 ऐसा फंक्शन बनेगा जो 1-1 भी होगा। और भी बहुत सारा चीज है, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है और इसमें 1-1 पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं 6 अलग अलग फंक्शन जो 1-1 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को चूज कर लेते हैं। बी से हम मान लेते हैं एक को हम इमेज बना दिए। अब ए से 1 इमेज नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर फंक्शन होगा वो, लेकिन 1-1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको यूनिकनेस बी में भी मेंटेन करना है। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, तो हम इसको नहीं चूज कर सकते। तो हम एक इसको चूज करेंगे, और दूसरा फंक्शन हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 और 3, और ये है ए और बी, ये 1 है और ये है। इसमें क्या होगा कि अब हम b को जो है 2 पे रख लेते हैं, पहले 1 पे रखे थे, अब इसको फिक्स कर देते हैं 2 पे, इस सब में एरो लगा देते हैं। अब हम a का 1 चूज कर सकते थे और ये 3, लेकिन हम इसमें 2 केस होता ना, तो पहले उस केस को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, मतलब उसको यूज कर लेते हैं पूरा। तो ये 1 पे है, तो इसका केस 3 पे जा सकता है, ठीक है। ये 3 पे आ गया, ये 2 पे आ गया। इसी तरीके से जब हम b को शिफ्ट करेंगे तो 2 यहां बनेगा, हम बना ही देते हैं 1 2 3, ये है ए बी। अब हम 1 पे b को फिक्स करे थे, अब 2 पे रखते हैं b को 2 पे रखे तो 1 बन जाएगा ये, और अगला बनेगा 1 2 3 ए बी हमारा 2 पे फिक्स्ड है, तो ये अब 3 पे चला जाएगा, ठीक है।
और ये क्रॉस होने से कोई मतलब नहीं, ये तो दिखाने के लिए, ये चूंकि 3D चीज को 2D में दिखा रहा है, ये क्रॉस व्रॉस नहीं हो रहा है बेसिकली। वो दिख रहा है कि अब यहाँ पे रखेंगे ए बी 1 2 3, बी को हम 3 पे फिक्स कर लेते हैं, तो ए का 1 और ए बी 1 2 3, अगर बी 3 पे फिक्स्ड है तो ए अब 2 पे। अब ए को 3 पे नहीं ले जा सकते क्योंकि ए जिस समय 3 पे जाएगा तो जो हमारा बी सेट है, बी सेट का यूनिकनेस खत्म हो जाएगा, उसमें बी जो हो जाएगा 2 का इमेज बन जाएगा, जो फंक्शन के लिए ओके है लेकिन 1 1 फंक्शन के लिए ओके नहीं है। 1 1 फंक्शन में इमेज भी यूनिक होना चाहिए, और इसी कारण से ये हमारा 6 ऑल केस होगा, और ए से बी में हमको 6 ही फंक्शन बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसमें कितना होगा। ठीक है, और पीएनसी अगर आप पढ़ें तो वहां से भी आप थोड़ा सा डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया ए। ये बहुत ही बेसिक है। एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0, डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के, या हम जनरली सी लिखते हैं, यहाँ पे के है तो हम के लिख दिए, तो हमारा ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें अगर 1 अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स रहता, ये डी एक्स अपॉन एक्स रहता या और इसके अपॉन वाई रहता, सॉरी, तो हम ऐसा करते, लेकिन यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें हमारा इसका आंसर सी हो गया। इसमें हम कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई डॉट जे और के डॉट के, यानी जब तक हमारा फंक्शन वेक्टर सेम रहेगा तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 1। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई डॉट आई का मतलब क्या हुआ, आई डॉट आई का मतलब मॉड आई कॉस, और सेम फंक्शन है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। मॉड आई आइडेंटिटी वेक्टर है तो इसका 1 हो गया, इसका भी मॉड मतलब मॉडुलस 1 हो गया, और कॉस 0 1 हो गया, तीनों को लिखेंगे तो 1। इसी तरीके से अगर आई जे या जे डॉट के या के डॉट आई, ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि आई जे में 90 डिग्री, जे के में भी 90 डिग्री और आई के में भी 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है, इस कारण से ये 0 होगा। तो आई डॉट आई पूछा हमसे, आई डॉट आई जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक सिंपल सा तरीका होता है इसका। हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और उस पर सर्किल बना के आई जे और के लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, और क्लॉकवाइज घूम के जैसे जैसे लिखेंगे अगला रिजल्ट हमको अपने आप आ जाएगा। आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के, तो जो अगला बचेगा वो हो जाएगा आई, और के क्रॉस आई तो हो जाएगा जे। इसके बाद जैसे ही हम इसका रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो इसी में माइनस आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में माइनस आ जाएगा। तो जैसे अगर हम आई क्रॉस जे क्रॉस आई देखें तो सेम चीज होगा, बस उसमें निगेटिव माइनस आ जाएगा। फिर इसको अगर उल्टा कर दे के क्रॉस जे तो ये उसका उल्टा आ जाएगा माइनस आई। इसको अगर कर दे तो आई क्रॉस के तो हो जाएगा माइनस जे। तो सिंपल सा चीज है। अगर हमको आई डॉट क्रॉस आई पूछा या जे क्रॉस जे पूछा जाए या के क्रॉस के पूछा जाए, सारा रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आई क्रॉस जे जो होता है वो होता है मॉड आई मॉड जे साइन थीटा, और एक होता है यूनिट वेक्टर एन कैप। तो आई जे और साइन थीटा जो होता है आई जे के बीच का एंगल होता है। तो जब हम आई क्रॉस आई करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो साइन 0 0, बाकी रिजल्ट कुछ भी रहे हमारा फाइनल रिजल्ट 0 आएगा। तो दिमाग में क्या रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में जब हमारा सेम वेक्टर हो तो हमको सीधे दिमाग में याद करना क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा है, यानी सेम वेक्टर होगा तो 0 और साइन 0 0, इस कारण से 0। वहां पे क्या होगा, अगर सेम वेक्टर है तो एंगल 0 होगा, और एंगल 0 होगा तो कॉस 0 1
और चूंकि मॉडुलस 1 होगा इस कारण से उसका रिजल्ट 1। तो दिमाग में यही रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ही हमको अगर सेम फंक्शन दिखे तो हम उसको 0 टिक करेंगे। यहां पे क्या है, जे क्रॉस आई है, तो जे क्रॉस आई जो होगा वो माइनस के होगा, क्योंकि हम अगर जे क्रॉस आई अगर चले तो आई क्रॉस जे ये क्लॉकवाइज होगा, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो ये हमारा सामने के आएगा और निगेटिव हो जाएगा। यानी जिस ऑर्डर में हम लिखे हैं उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे और उस साइक्लिक ऑर्डर, ये साइक्लिक होता है, और इस ऑर्डर में फॉलो करके जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप आ जाएगा। अगर उस ऑर्डर के उल्टा अगर हम क्रॉस जाए तो उसमें माइनस लगा देंगे, फिर भी अगेन जो बचा हुआ है वही टर्म आएगा विथ माइनस साइन। तो हमारा इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा सोशल मीडिया का हैंडल, आप इसको यहाँ फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल, अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए, अगले वीडियो में हम लोग रिमेनिंग 10 प्रॉब्लम, अगले 10 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अगेन।